तुम क्यों गई इंसानों की बस्ती में? अब हमारी बेटी को कौन संभालेगा? कौन रखेगा ख्याल मेरी बेटी का? कालू कौवे की एक छोटी सी बेटी थी जो अपनी माँ का सुनकर रोई जा रही थी। पापा पापा, क्या मम्मा अब कभी लौट कर नहीं आएंगी? चुप चुप कर जा मेरी बेटी, चुप कर जा। मैं हूँ ना, मैं पाल लूँगा अपनी बेटी को। दूसरे दिन कालू कौवा दाना लेने जाता है। रानू चिड़िया और कबूतर भी कालू कौवे के साथ ही थे। कालू भैया, अब मुन्नी की देखभाल कौन करेगा? मैं कोशिश करूँगा कि मुन्नी को माँ और बाप दोनों का प्यार दे सकूं। कबूतर की नजर ऊपर आसमान पर जाती है। चील चील, आसमान पर चील है। कालू, तुम जल्दी से घर जाओ, तुम्हारी बेटी छोटी है और वो घर पर अकेली है। कालू कौवा दाना लिए बिना ही जल्दी से घर भाग जाता है। ऐसे कालू कौवे के लिए अकेले अपनी बेटी को पालना बहुत मुश्किल हो गया था। कालू भैया, अब गोरी लौट कर तो आने वाली नहीं है। आप दूसरी शादी कर लें, आपकी दूसरी बीवी मुन्नी का ख्याल रखेगी। फिर कालू कौवा चिड़िया की बात मान लेता है। फिर कालू कौवा नीली कौवी से शादी कर लेता है। ये मेरी बेटी है नीली, मेरी बेटी का ख्याल रखना। मैं हर चीज तुम्हें घर में ला कर दूंगा, मगर मेरी बेटी का ख्याल अच्छे से रखना। पति जी, आप चिंता न करें, मैं आपकी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। बस मुझे रोज मिठाई ला कर दे देना, फिर देखना मैं आपकी बेटी का कितना अच्छा ख्याल रखती हूँ। बाबा बाबा, ये आंटी मेरी मम्मा नहीं है। चुप चुप कर जा, मैं ही तेरी मम्मा हूँ, आई बड़ी सियानी, क्योंकि तेरी पहले वाली मम्मा तो मर गई है। फिर कालू कौवा दाना लेने चला जाता है और कालू की दूसरी पत्नी दाना और फल खाती है और सो जाती है। माँ मुझे प्यास लगी है, मुझे नदी से पानी पीने जाना है। चुप करके बैठ जा, मुझे नींद आ रही है, मैं नौकर नहीं हूँ तुम्हारी। अगर पानी पीना है तो नदी से जाकर पी ले। मुन्नी को तो प्यास लगी हुई थी, इसलिए वो अकेली नदी पर चली जाती है। वो नदी के रास्ते जाती जाती रास्ता भूल जाती है और मुन्नी घने जंगल में चली जाती है। ये मैं कहाँ आ गई हूँ? शायद मैं रास्ता भूल गई हूँ। नीली नीली, मुन्नी कहाँ है? कालू जी, वो तो बहुत शरारती है। 2 बार मैं उसे नदी से पानी पिला कर आई हूँ, मगर फिर भी वो तीसरी बार खुद चली गई। मैंने उसे बहुत मना किया, बहुत रोका, मगर उसने मेरी एक ना सुनी। मुन्नी को तो अभी रास्ते का भी अच्छे से नहीं मालूम। कालू कौवा घर से निकलता है, वो नदी पर जाता है, वो इधर उधर देखता है, उसे मुन्नी कहीं पर भी नजर नहीं आती। थक हार कर कालू कौवा घर आ जाता है। मेरी बेटी, मेरी सौतेली बेटी न जाने कहाँ चली गई। नीली आंख चुराकर अपने पति की तरफ देखती और फिर जोर जोर से रोने लगती। रानू चिड़िया दूसरे जंगल से वापस आ रही थी कि रास्ते में उसे किसी के रोने की आवाज आती है। रानू चिड़िया वहाँ जाती है। मुन्नी बेटी, आप यहाँ क्या कर रही हो? आंटी, मैं पानी पीने आई थी और रास्ता भूल गई। फिर रानू चिड़िया मुन्नी को साथ लेकर कालू कौवे के घर छोड़ जाती है। आ गई महारानी, कहाँ चली गई थी? मुन्नी, तुम अपनी माँ को बताए बिना क्यों चली गई थी? बाबा, मैंने मम्मा को कई बार कहा कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है, मगर मम्मा तो सो रही थी। इतना बड़ा झूठ, इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा झूठ। आय हाय, देखो तो कितने बड़े झूठ बोलती है। फिर कालू कौवा मुन्नी के एक थप्पड़ लगाता है। मुन्नी रोने लग जाती है। पति जी, आप सो जाएं, ऐसे झूठे बच्चों को मैं देख लूंगी। फिर कालू कौवा और नीली दोनों सो जाते हैं और मुन्नी अपनी माँ को याद करके रोई जा रही थी। मुन्नी अपने घर के बाहर जाकर बैठ जाती है। मम्मा, आज पापा ने मुझे सौतेली मम्मा के कहने पर मारा, बहुत मारा। मम्मा, मुझे आपकी बहुत याद आती है ऊपर वाले, किसी की मम्मा ना लेना, क्योंकि मम्मा के बिना जीवन बहुत मुश्किल है। घने जंगल में एक कौवी अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। कौवी के पड़ोस में किसी का भी घोंसला नहीं था, क्योंकि वो अकेले रहना पसंद करती थी। अगर कोई भी पक्षी उसके पड़ोसी पेड़ पर आकर अपना घोंसला बनाता तो कौवी उसे भगा देती। तोते,
मोटी चोंच वाले, यहाँ तिनके क्यों इकट्ठे कर रहे हो? क्योंकि मैं इस पेड़ पर अपना घोंसला बनाना चाहता हूँ। ये सुनते हुए गोरी कवि आगे बढ़ती है और तोते के जमा किए हुए तिनके नीचे फेंक देती है। चल भाग यहाँ से, यहाँ मैं रहती हूँ और मेरे पास कोई भी नहीं रह सकता। फिर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। कवि के घर के पास ढेर सारा भोजन था, इसलिए उसे भोजन तलाश करने दूर नहीं जाना पड़ता था। अभी कुछ दिन गुजरे ही थे कि एक चिड़िया उड़ते उड़ते उस दिशा में आ जाती है। ये पेड़ ठीक है, मैं इसी पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती हूँ। ये सोचकर चिड़िया अपना घोंसला बनाना शुरू करती है। गोरी कवि भोजन लेने गई हुई थी, इसलिए शाम तक गोरी कवि के आने से पहले पहले चिड़िया अपना घोंसला बना लेती है। शाम होते ही गोरी कवि वापिस आ जाती है। मम्मा मम्मा, वो देखें, सामने चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया है। अब ये चिड़िया कहाँ से आ गई? मैं अभी जाकर देखती हूँ। गोरी कवि गुस्से में चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, तुमने इस पेड़ पर घोंसला किससे पूछकर बनाया है? चिड़िया सब समझ जाती है। उसे मालूम था कि कवि अब उसे यहाँ से भगा देगी। चिड़िया झूठ बोलती है। कवि बहन शांत हो जाएं, मैं कल सुबह यहाँ से चली जाऊंगी। बस आज की रात आप मुझे यहाँ गुजारने दें। फिर गोरी कवि वहाँ से चली जाती है। गोरी कवि अपने बच्चों को भोजन देती है। बच्चों, अब करीब करीब से भोजन खत्म हो गया है, कल मुझे भोजन लेने दूर जाना पड़ेगा। मम्मा, फिर तो हमें चील खा जाएगी। ये सुनकर कवि डर जाती है और चुप हो जाती है। अगली सुबह हो जाती है। आज कवि को भोजन लेने दूर जाना था। वो अपने बच्चों को अकेला भी नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वो कुछ सोचकर चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, कुछ देर तुम मेरे बच्चों के पास बैठ जाओ, मैं भोजन लेने जा रही हूँ। मेरे बच्चे बहुत डर रहे हैं। मगर मुझे तो आज यहाँ से जाना था। हाँ, अगर आप कहो तो आज मैं यहीं रह लेती हूँ। मेरे बच्चों का ध्यान रखना। फिर गोरी कवि भोजन की खोज में चली जाती है। पीछे से चिड़िया कवि के घोंसले में बैठकर उसके बच्चों की रक्षा करती है। थोड़ी ही देर बाद आसमान पर एक चील आ जाती है। बच्चों छुप जाओ, आसमान पर चील फिर रही है, आपको खतरा है। ये सुनकर बच्चे चिड़िया के साथ लिपट जाते हैं। कम वक्त, आज तो कोई भी छोटा बच्चा नजर नहीं आ रहा, कहीं और जाती हूँ। फिर वो चील वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कवि भी भोजन लेकर आ जाती है। अपने बच्चों को डरा हुआ देखकर कवि चिड़िया से पूछती है। चिड़िया, बच्चे इतना डरे हुए क्यों हैं? कवि बहन, जैसे ही आप बाहर गई तो पीछे से एक बड़ी चील आकर आसमान पर उड़ने लगी। मैंने बच्चों को पंखों में छुपा लिया। हाँ मम्मा, वो चील बहुत बड़ी थी। गोरी कवि बहुत खुश होती है क्योंकि चिड़िया ने आज उसके बच्चों को बचा लिया था। कवि बहन, अकेले जीना बहुत मुश्किल है, हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ती रहती है। हाँ चिड़िया, अब हम हमेशा मिलजुल कर रहेंगे और हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे। और फिर शाम को रानू चिड़िया मकई का एक भुट्टा लाती है और अपने घोंसले में बच्चों की दावत करती है। छोटे बच्चे मकई खाकर बहुत खुश होते हैं। मम्मा, चिड़िया आंटी का भोजन बहुत स्वादिष्ट है, कल मैं छोटे बच्चों को मीठा फल भी ला कर दूंगी। गोरी बहन, आज रात बच्चों को मेरे पास छोड़ जाएं, मैं इन्हें कहानी भी सुनाऊंगी। चिड़िया, तुम सच में बहुत अच्छी हो, तुम्हारे आने से हमारी खुशियाँ और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। और फिर वो सब मिलकर खुशी से रहने लगती हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और मुसीबत में एक दूसरे के काम आना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। कवि भैया, किसी पक्षी की भी हमारे जंगल में आने से पहले अच्छी तरह जांच कर लिया करें। कोई भी बुरा या बदमाश पक्षी हमारे जंगल में नहीं आना चाहिए। चिंता ना करो चिड़िया, मैं अपना काम बहुत ध्यान से करता हूँ। चिड़िया, हम यहाँ बैठकर सारा दिन काम करते हैं और बदले में तुम सब पक्षी जो हमें 5 दाने देते हो, उससे हमारा पेट नहीं भरता। मैं जंगल के पक्षियों से बात करूँगी और आपकी पगार के दाने बढ़ा देंगे।
ऐसे सब अच्छे से चल रहा था। रात होते ही गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू, अगर ऐसे ही हम ईमानदारी से काम करते रहेंगे तो हम भूखे ही रहेंगे। अब तो हमें अपने पगार के दाने आने वाले पक्षियों से भी लेने होंगे। गोरी, वैसे मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊंगी जब काम पर जाएंगे। अगले दिन गोरी कौवी और कालू कौवा अपने काम के लिए पेड़ पर बैठे हुए थे कि तभी वहाँ बुलबुल आती है। हाँ रे बुलबुल, क्या बात है? मुझे आपके जंगल में घोंसला बनाना है। तुम आई कहाँ से हो और तुम्हारे जंगल में क्या हुआ जो तुम वो जंगल छोड़कर यहाँ आ गई हो? हमारे पुराने जंगल में आग लग गई थी, सब जल गया, पेड़ भी, घोंसले भी, और तो मेरे 2 अंडे भी जल गए। सब खत्म हो गया। अच्छा, चुप कर जाओ। ठीक है, तुम अपनी रजिस्ट्रेशन करवाओ। नाम बताओ अपना। मेरा नाम बुलबुल है। वो तो ठीक है, तुम बुलबुल ही हो, मगर अपना पूरा नाम बताओ। मेरा नाम बुलबुल ही है और मेरे पिता का नाम भी बुलबुल ही था। कालू, मोटी बुलबुल लिख लो, आज से इसका नाम मोटी बुलबुल है। फिर कालू कौवा एंट्री कर लेता है और उसे इस जंगल में अनुमति मिल जाती है। तुम्हारा स्वागत है इस जंगल में, अब लाओ, मिठाई लाओ। मगर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। इतना बड़ा बैग लिए फिर रही हो, कुछ ना कुछ तो होगा इस बैग में। लाओ, कुछ खाने के लिए दो हमें। फिर बुलबुल अपने बैग में से एक मकई का भुट्टा निकालकर गोरी कौवी को दे देती है। गोरी कौवी इधर उधर देखकर मकई का भुट्टा अपने थैले में डाल लेती है। मोटी बुलबुल, अब जाकर किसी को बताना नहीं कि हमने तुमसे इस जंगल में आने के लिए रिश्वत ली है। जाओ, अब जाओ, पीपल के पेड़ पर जाकर अपना घोंसला बना लो। फिर बुलबुल अपना बैग उठाकर वहाँ से चली जाती है। वाह गोरी, तुमने तो मोटी बुलबुल से मकई का भुट्टा ले लिया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो दुगनी कमाई होगी हमारी। फिर बुलबुल वहाँ से जाकर एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाना शुरू करती है। तभी वहाँ एक मिठू तोता आ जाता है। बुलबुल, क्या तुमने एंट्री करवा ली है? हाँ तोते भैया, कौवा और कौवी ने मेरी रजिस्ट्रेशन कर दी है। वेलकम बुलबुल, हमारे जंगल में तुम सुरक्षित हो। अपनी नई जिंदगी शुरू करो। उधर कौवा और कौवी बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें रिश्वत लेने की आदत पड़ गई थी। कुछ दिनों बाद एक बुरा कौवा अपना बैग उठाए वहाँ आता है। कौवे, मेरी एंट्री कर दो, मेरे पास बहुत समय नहीं है। इतनी जल्दी भी क्या है? क्या तुम कोई चोर तो नहीं हो? नहीं, मैं तो सागर वाले जंगल से आया हूँ। ठीक है, अपना नाम बताओ। भूरा है नाम मेरा। फिर कालू कौवा उसका नाम लिख लेता है। कहाँ से आए हो? सागर वाले जंगल से आए हो ना? हाँ, मैं सागर वाले जंगल से ही आया हूँ। वहाँ क्या काम करते थे तुम? मैं वहाँ पक्षियों को लोहे की चीजें बना कर देता था। कालू, लोहार पक्षी लिख दो इसका नाम। क्या मैं अब जा सकता हूँ? लाओ, हमारी मिठाई लाओ, उसके बाद जाकर बेरी के पेड़ पर अपना घोंसला बना लो। कौवे, तुम तो मेरी जाति के ही हो। अगर मेरा घोंसला किसी फलदार पेड़ पर बनवा लो तो मैं तुम्हें एक थैली चावल की दूंगा। चावल का नाम सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। हाँ, लाओ चावल। उसके बाद अपना घोंसला अमरूद के पेड़ पर बना लो। फिर भूरा कौवा कालू कौवे को रिश्वत के चावल देता है और अपना बैग उठाकर वहाँ से चला जाता है। फिर ऐसे ही कुछ दिनों में कौवों के घर भोजन ही भोजन इकट्ठा हो जाता है। कालू जी, देखा मेरा दिमाग, अब हम जितना भी भोजन खाएं, हमारा भोजन कभी नहीं खत्म होगा। गोरी, बस इस बात का ध्यान रखना कि किसी को पता न चले कि हम जंगल में आने वाले पक्षियों से रिश्वत लेते हैं। कौवे तो अपना काम पूरी बेईमानी से करने लगे थे। वो बुरे और बदमाश पक्षियों को भी अपने जंगल में एंट्री देने लगे थे। एक दिन उल्लू अपना सामान लेकर वहाँ आता है। ना भाई ना, हम तुम्हें एंट्री नहीं देंगे। तुम तो शक्ल से ही बदमाश लगते हो, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। मैंने सुना है
तुम लेन देन करके जंगल में आने देते हो। अच्छा अच्छा, तुम बताओ हमें क्या दोगे जंगल में आने के लिए? ये मेरा पूरा थैला भोजन से भरा हुआ है। अगर तुम मुझे आने दो तो ये मैं तुम्हें दे दूंगा। गोरी, उल्लू अच्छे नहीं होते। लाओ लाओ, ये थैला हमें दो और पास वाली गुफा में जाकर अपना घोंसला बना लो। हाँ हाँ, जल्दी चले जाओ, ऐसा ना हो कि कोई देख ले तुम्हें। फिर उल्लू वहाँ से चला जाता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन गोरी कौवी एक अंडा देती है। कालू जी, अब तो हमें और भी रिश्वत लेनी होगी, क्योंकि आने वाले बच्चे के लिए मुझे कुछ चीजें लेनी है। तुम चिंता ना करो गोरी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें कोई मुश्किल नहीं होगी। कालू, मैं अपने अंडे से निकलने वाले बच्चे का नाम जग्गू रखूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर बेटी हुई तो मैं उसका नाम रानी रखूंगी। रानी होगी वो, मेरी बेटी रानी। आज वो कौवे बहुत खुश थे। वो खुशी खुशी अपने काम पर चले जाते हैं। वो ये नहीं जानते थे कि जिस उल्लू की उन्होंने अपने जंगल में एंट्री की है वो उल्लू बहुत दुष्ट है। उस उल्लू को तो दूसरे पक्षियों के अंडे पीने की आदत है। वो इधर उधर उड़ता हुआ कौवों के घर आ जाता है और कौवों के घर में घुसकर उनका अंडा तोड़कर पी जाता है। अरे वाह वाह, आज तो लंबे समय के बाद अंडा पीने का तो मजा ही आ गया है। वो उल्लू अंडा पीकर वहाँ से भाग जाता है। जब शाम को कौवा और कौवी घर वापस आते हैं तो गोरी कौवी अपना टूटा हुआ अंडा देखकर रोने लग जाती है। जालिम, किसी जालिम ने मेरा अंडा पी लिया। मेरा पहला पहला अंडा था। गोरी, हमारे जंगल में तो सभी पक्षी बहुत अच्छे हैं। एक एक पक्षी की एंट्री करते हैं हम, फिर ये कौन कर सकता है? कालू, ये सब हमारे ही कर्मों का नतीजा है। हमने रिश्वत की लालच में पूरे पक्षियों को भी तो इस जंगल में आने दिया है। हो न हो ये काम उन्हीं में से किसी एक का होगा। ऐसे गोरी कौवी और कालू कौवे को अपने किए की सजा मिलती है। कुकू, ये मीठा अमरूद तुम किसके लिए लेकर जा रहे हो? मैं ये मीठा अमरूद अपनी मम्मा के लिए लेकर जाऊंगा। मैंने तुम्हें कई बार पहले भी बोला है कि वो चिड़िया तुम्हारी मम्मा नहीं है। तुम तो एक अनाथ थे। न जाने वो चिड़िया तुम्हें कहाँ से उठा कर लाई है और तुम उसकी ऐसे सेवा करते हो जैसे वो सच में तुम्हारी मम्मा हो। गोरी आंटी, आप बड़ी हैं, इसलिए मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन हर समय आप मेरी मम्मा को ऐसे कहती रहती हैं। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं सच ही कह रही हूँ। उस चिड़िया ने तुम्हें भोजन लाने के लिए रखा हुआ है। मेरी मम्मा हर रोज मेरे लिए खुद भोजन लाती हैं और मुझसे बहुत प्यार भी करती हैं। जाओ जाओ, करो नौकरी उस चिड़िया की। मुझे क्या, मैं तो तुम्हारी आंखें खोल रही थी, परंतु तुम्हारी आंखें हैं कि खुलती ही नहीं। ऐसी जली कटी बातें सुनाकर रोज की तरह गोरी कौवी आज फिर वहाँ से चली जाती है। ये गोरी आंटी ना जाने क्यों हर समय मुझे ऐसा कहती हैं। जो भी है, मैं आज सब मम्मा को बताऊंगा और मम्मा से पूछूंगा कि गोरी आंटी मुझे ऐसा क्यों कहती हैं। ऐसा सोचते हुए कुकू वहाँ से घर चला जाता है। कुकू बेटा, अच्छा ही हुआ जो आज मैं अपनी लालटेन ठीक करवा लाई। मौसम बहुत खराब है, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश शुरू ही होने वाली है। रानू चिड़िया कबूतर से ऐसे बातें कर ही रही थी कि आसमान पर जोर से बादल गरजते हैं और साथ ही बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा, मुझे बादलों से बहुत डर लगता है। मेरे पास आ जाओ मेरे बेटे, ऐसे बादलों से नहीं डरते। कुकू बेटा, बादल आते हैं तभी तो बरसात होती है और हमारा जीवन इसी बरसात से ही है। फूल लगेंगे और फल लगेंगे और हमें पानी भी इसी बरसात से मिलेगा। मम्मा, मैं कब से आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, लेकिन मैं डरता हूँ कि कहीं आप गुस्सा ना कर जाएं। नहीं नहीं बेटा, ऐसे बात को दिल में नहीं रखते, जो कहना हो वो कह देते हैं। मम्मा, गोरी आंटी। बेटा, क्या गोरी आंटी फिर मिली थी आज आपको? हाँ मम्मा, आज गोरी आंटी फिर से मुझे मिली थी और आज वो फिर से कह रही थी कि आप मेरी मम्मा नहीं हो और आप मुझे कहीं से उठा कर लाई हो। बेटा, और क्या कह रही थी गोरी? और ये भी कह रही थी कि मैं एक अनाथ बच्चा था। कुकू बेटा, क्या आपको मेरे प्यार पर कोई शक है? नहीं नहीं मम्मा,
मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि गौरी आंटी मुझे हर समय ऐसा क्यों कहती हैं। कुकू बेटा, ये बोझ आज मैं भी हल्का कर देना चाहती हूँ। बेटा, मैं भी ऐसे समय की तलाश में थी जब मैं आपको सच्चाई बता सकूँ। मम्मा, सच्चाई? क्या सच्चाई? मुझे बताएं, मैं जानना चाहता हूँ। कुकू बेटा, जब 2 साल पहले मेरी शादी हुई तो शादी के दूसरे दिन ही मेरे पति मर गए। उस समय मैं सागर वाले जंगल में रहती थी। मैं बहुत तन्हा हो गई और फिर उस जंगल में मेरा दिल नहीं लगता था। मैं अकेली थी और फिर एक दिन मैंने वो जंगल छोड़ दिया और मैं उड़ते उड़ते इस जंगल में आ गई। मुझे कुछ समझ न आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। मैं थक हार कर एक पेड़ की डाली पर बैठ गई। पास में ही टुन्नू कबूतर और लूसी कबूतरी का घर था। लूसी कबूतरी बहुत अच्छी थी। मुझे अकेले देख वो मेरे पास आ गई। चिड़िया बहन, आप कहाँ से आई हैं? मैं सागर वाले जंगल से आई हूँ। इस जंगल में नई हूँ, घोंसले की तलाश में फिर रही थी। थक हार कर यहाँ बैठ गई। मेरे घर में मेरा बेटा, मैं और मेरे पति रहते हैं और एक घोंसला भी खाली है। आप हमारे घर में कुछ दिन रह लें और बाद में अपना घोंसला बना लेना। मैं बेआसरा थी, इसीलिए मैं लूसी कबूतरी के साथ चली गई। उसका बेटा बहुत सुंदर था, वो छोटा सा था। लूसी ने मुझे भोजन दिया और छत भी। बहुत दिनों बाद मुझे ऐसे लगा कि कोई मेरा अपना मिल गया है। मैं बहुत खुश थी। और फिर अगले रोज लूसी कबूतरी मुझसे कहती है, चिड़िया बहन, मैं और आपका भाई भोजन की खोज में जा रहे हैं। आप अभी नहीं हो और 2-4 दिन में सब सीख जाओगी। चिड़िया बहन, आप घर में ही रहें और मेरे बेटे का ध्यान रखना। मैं आपके लिए भी भोजन लेती आऊंगी। ऐसा कहते हुए वो दोनों वहाँ से चले गए। वो बार बार मुझसे यही कहती रही कि मेरे बेटे का ध्यान रखना, मेरे बेटे का ध्यान रखना। जैसे उसे पता था कि उसकी जिंदगी का आज आखिरी दिन है। तो क्या मम्मा, वो लूसी आंटी मर गई? हाँ, पहाड़ों पर जालिम उल्लुओं ने उन्हें केवल इसलिए मार दिया कि वो गलती से उनकी गुफा के पास चले गए थे। जब मुझे पता चला कि लूसी और टुन्नू मर गए हैं तो मैं बहुत रोई, बहुत रोई। तो मम्मा, वो छोटा बच्चा भी रो रहा होगा। नहीं बेटा, वो क्या जानता था कि जिंदगी क्या है और मौत क्या है। वो तो बैठा अपने पंखों से खेल रहा था। मम्मा, फिर क्या हुआ? मेरे कानों में लूसी के वो शब्द गूंज रहे थे कि मेरे बेटे का ध्यान रखना, मेरे बेटे का ध्यान रखना। फिर मैंने भी अपने दिल में फैसला कर लिया कि मैं अपनी जिंदगी उस बच्चे के साथ ही गुजारूंगी। तो मैंने उस बच्चे का नाम कुकू रख दिया। मम्मा, मम्मा, तो क्या मैं ही था वो छोटा बच्चा? हाँ, मेरी जान, आप ही थे। मम्मा, मम्मा, मुझे माफ कर दे। मैंने आपको दुख दिया और आपसे ये सब कुछ पूछा। मम्मा, मुझे आज पता चल गया कि मम्मा, रिश्ते केवल खून के ही नहीं होते। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो खून के रिश्तों से भी मजबूत होते हैं और वो रिश्ता प्यार का होता है, एहसास का होता है। बादल की गरज से कुकू अपनी माँ के साथ लिपट जाता है और मामा चिड़िया कुकू को अपने पंखों में छुपा लेती है। शायद आज वो चिड़िया खुद को हल्का महसूस कर रही थी। वे दोनों माँ बेटा मीठी नींद सो जाते हैं। सर्दियों का मौसम आ चुका था। सर्दी के मौसम में सभी पक्षी अपने अपने घरों में महफूज बैठे थे। ऐसे मौसम में जहाँ कोई पक्षी अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था, उस मौसम में रानो चिड़िया अंडे बेच रही थी। उबले हुए अंडे, उबले हुए अंडे, लेने हैं तो ले लें, उबले हुए अंडे। दूर से रानो चिड़िया को तोती देख लेती है और तोती रानो को इशारा करके बुलाती है। रानो चिड़िया फौरन से तोती के पास आ जाती है। चिड़िया, क्या तुम्हें ठंड नहीं लगती? ऐसी ठंड के मौसम में तुम कैसे अपने घर से बाहर हो? और तो और तुमने तो कोई शॉल भी नहीं ली हुई, कोई टोपी ही पहन लेती चिड़िया। तोती बहन, आपको तो पता है कि मेरे 2 बच्चे हैं और तो और मेरे पति भी इस दुनिया में नहीं हैं। इसी कारण मुझे काम करना पड़ेगा और मेरे पास ओढ़ने के लिए कोई भी शॉल वगैरह नहीं थी। आप अंडे खरीदेंगी? हाँ हाँ चिड़िया, 3 अंडे दे दो।
बस फिर क्या था, फिर रानो तोते को 3 अंडे देती है और आगे उड़ने लगी। वह इधर उधर देख रही थी कि शायद कोई और पक्षी भी उससे अंडे खरीद ले। अंडे ले लो अंडे, उबले हुए अंडे, स्वादिष्ट अंडे, ठंड के मौसम में अंडे खाएं। मगर अब कोई पक्षी भी उससे अंडे नहीं खरीदता। ऐसे निराश होकर रानो अपने घर आ गई। घर आते ही गुड़िया फौरन से अपनी माँ से कहने लगी, मम्मा मम्मा, क्या सारे अंडे बिक गए? हाँ हाँ गुड़िया, सारे ही बिके होंगे। आज तो माँ सिर्फ और सिर्फ 5 अंडे ही लेकर गई थी। नहीं मेरे बच्चों, सारे अंडे तो नहीं बिके, परंतु 3 अंडे बिक गए हैं। इसी तरह कुछ और दिन भी बीत गए। रानो रोज शाम होते ही अंडे बेचने के लिए निकल पड़ती। जंगल में बर्फबारी भी होती थी, इसलिए अब बेचारी रानो को बुखार हो गया। उसकी तबीयत खराब थी। वह आज अंडे बेचकर घर आई तो फौरन से घोंसले में लेट गई। गुड़िया अपनी माँ के लिए पानी लाती है। माँ पानी पिए, लगता है आप आज बहुत थक गई हैं। बेटा गुड़िया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बहुत थक गई हूँ, शायद इसीलिए। आप आराम करो, मैं भी सोने लगी हूँ। कल फिर अंडे बेचने जाना है। अगले दिन तो रानो से उठा न जा रहा था, उसे इतना तेज बुखार था। अब रानो परेशान थी कि वह करे तो क्या करे। अगर वह अंडे बेचने ना जाती तो अपने बच्चों का पेट कैसे भरती, उन्हें खाने को क्या देती। बस फिर क्या था, फिर रानो की छोटी बेटी जिसका नाम गुड़िया था, वह अपनी मम्मा से कहती है, माँ आज आपकी जगह मैं अंडे बेचने चली जाऊँ क्या? नहीं बेटा, ऐसा ना बोलो, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी तरह अंडे बेचो। परंतु गुड़िया ने अपनी माँ की बात नहीं मानी, क्योंकि गुड़िया को पैसों की जरूरत थी ताकि वह अपनी माँ की दवा भी ले सके। ऐसे गुड़िया भी जंगल में अंडे बेचने निकल पड़ी। गुड़िया को गोरी कवि ने बुला लिया। अरे आज तुम्हारी माँ नहीं आई, तुम आ गई अंडे बेचने। तुम्हारी माँ मुझसे उधार लेकर गई थी, ये अंडे तुम मुझे दे दो। माँ ने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया, इसीलिए मैं आपको उधार अंडे नहीं दूंगी। परंतु गोरी कवि गुड़िया के हाथ से अंडों वाली टोकरी छीन लेती है। गुड़िया रोती हुई अपने घर लौट आई। मम्मा मम्मा, काली कवि ने मुझसे अंडों वाली टोकरी ले ली। उसने कहा कि आपने उससे उधार लिया हुआ है। बेटा, बस इसी कारण मैं तुम्हें नहीं जाने देती थी। मैंने तुमसे कहा था कि तुम ना जाओ। अब देखो तुमने कितना नुकसान कर दिया हमारा। गोरी कवि को तो मैं कल खुद ही देख लूंगी, मुझे पता है उसका, ये तो उसके रोज के काम हैं। ऐसे सब सो जाते हैं। आधी रात को हवाएं तेज चल रही थी। रानो चिड़िया का घोंसला कमजोर था, इसीलिए वह गिरकर टूट गया। रानो और उसके बच्चे तो समय से बाहर आ गए, इसलिए वह बच गए। रानो चिड़िया फौरन से अपने बच्चों को लिए तोते के घर गई। रानो ने तोते के घर के दरवाजे को बहुत खटखटाया, परंतु तोते ने दरवाजा नहीं खोला। तोते भाई, दरवाजा खोलें, मैं और मेरे बच्चे इस सर्दी की रात में मर जाएंगे। तोते अंकल, दरवाजा खोलें। तोता उठ तो गया, परंतु दरवाजा उसने नहीं खोला, क्योंकि तोते को पता था कि अगर उसने रानो को आने दिया तो रानो आज की रात तोते के घर पर रहेगी। फिर रानो कालू कौवे के घर जाती है। रानो ने कालू के घर पर भी दस्तक दी। गोरी उठ गई। कालू उठो, देखो कौन है दरवाजे पर। ये इतनी देर से चिड़िया ही है। तुम ऐसा करो कि इसको भगा दो यहाँ से। हम इस समय इसे कैसे अपने घर में रख लें? ऐसा ना हो हमारे घर से ये गरीब चिड़िया चोरी कर ले। गोरी ने फौरन से अपने घर का दरवाजा खोला। रानो चिड़िया अंदर आने लगी तो गोरी ने रानो को रोक दिया। कहाँ अंदर आ रही हो रानो? आधी रात को सुकून नहीं है तुम्हें? अरे गोरी बहन, आपको पता है हमारा घर गिर गया। तो मैं क्या करूं? मैंने गिराया है तुम्हारा घर, जो आधी रात को मेरे घर पर आ गई। जाओ यहाँ से, वरना मार खाकर जाओगी।
गोरी ने भी अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए उन पर। अब रानो, उसकी बेटी गुड़िया और कुकू रोते हुए आगे निकल पड़े। वह एक सेब के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगे। मैंने अपनी जिंदगी में हर किसी की मदद की, परंतु आज मैं इस ठंडी की रात में इस तरह मर रही हूँ। कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है। माँ, बहुत ठंड है, ऐसे तो हम सुबह तक मर जाएंगे। रानो और उसके बच्चे रो रहे थे कि इतने में उन्हें एक आवाज आई। अरे चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? मैं हूँ ना, मैं करूँगा तुम्हारी मदद। चिड़िया, तुम्हें पता है तुम्हारी माँ ने और तुमने एक साथ आकर कई बार मुझे पानी दिया। तुम्हारी माँ हर रोज आती थी और मुझे पानी देती थी। ये बातें सेब का पेड़ कर रहा था। सेब का पेड़ रानू और उसके बच्चों को अपने ऊपर बने घोंसले में रहने का कहता है। जब रानू और उसके बच्चों ने देखा तो सेब के पेड़ के ऊपर अब बहुत बड़ा सेब था, जो कि एक सेब घर था। जब वो अंदर गए तो वहाँ जरूरत की हर चीज थी। कंबल और गरम स्वेटर्स वगैरह, किसी चीज की कमी नहीं थी। ऐसे अब वे बहुत खुश हो गए और उनकी मुश्किल हल हो गई। रानू ने अपने बच्चों के साथ उस पेड़ का बहुत बहुत शुक्रिया किया और उस घर में खुशी से रहने लगी।